तो देखिए हमने कल जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे इट वाज द सॉल्युबिलिटी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक हमने देखा था इसमें कि किस तरह से सॉलिड जब लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं तो उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक गैसेस की बात कर रहे थे हम। तो पहले एक बार मैं सॉलिड को ले लेता हूं, ठीक है। तो फैक्टर्स affecting solubility of solid into liquid। तो देखिए एक फैक्टर हमने यहाँ बात कर ली थी, एक फैक्टर की, दैट वाज लाइक डिसॉल्व लाइक। जो एक जैसे होते हैं वो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाते। जैसे पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर जो सॉलिड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो हम फैक्टर देख रहे हैं, सेकंड फैक्टर से बात कर रहा हूं मैं, और सेकंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है उसकी बात करेंगे हम। तो देखिए जब हम किसी सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, तो ये प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हो और हो सकता है एंडोथर्मिक हो। इसको यूं समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास एक सॉलिड है, आपने सॉलिड को डिसॉल्व किया किस वाटर में, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में आपने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में हीट भी इवॉल्व हो रही है, इस प्रोसेस में हीट भी इवॉल्व हो रही है। दैट मीन्स ये प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और आपको ध्यान होगा आपने 11th स्टैंडर्ड में केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ली चैटलियर प्रिंसिपल। और ली चैटलियर प्रिंसिपल में ये बताया गया था कि अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है या किसी प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, तो ऐसा जो प्रोसेस होता है अगर उसमें आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समझना आप कि अगर आप सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर आप ये कहें कि सॉलिड का जो है वाटर में सॉल्वेशन होगा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल उस पार्टिकल को चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे और इंटरेक्शन करेंगे, उसमें हीट को रिलीज करते हैं वो। और जब वो हीट रिलीज होती है और अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं, दैट मीन्स आप प्रोडक्ट साइड कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो जब आप इसको इंक्रीज करेंगे तो नेचुरल रिएक्शन को ये बैकवर्ड लेकर के जाएगा, और बैकवर्ड ले जाने का मतलब है कि सॉल्यूशन से वापस सॉलिड और वाटर सेपरेट होने लग जाएंगे, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरा, अच्छा इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेस है जिसमें ये होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस फॉर्म बनता है, लेकिन इसमें हीट भी रिलीज होती है, ध्यान रखना, हीट रिलीज होती है। तो ऐसे प्रोसेस के अंदर अगर आप और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। क्विक लाइन है, क्विक लाइन को वाटर में डिसॉल्व करके आप स्लैक लाइन बनाते हैं, तो स्लैक लाइन बनाने पर हीट इवॉल्व होती है, और ये हीट इवॉल्व हो रही है इसलिए एक्सोथर्मिक है ये, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। दूसरा जो है इसका इफेक्ट, ठीक है, वो ये है कि अगर आप सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और इस प्रोसेस में सपोज हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस जो है, इसमें देखो हीट जो है मैंने रिएक्टेंट साइड में लिखी है, और हीट को मैंने क्योंकि रिएक्टेंट साइड में लिखा है, दैट्स व्हाई ये जो रिएक्शन है ये होगी हमारे पास में एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। और अगर यहां पर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग मैं रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं। तो रिएक्टेंट साइड में अगर मैं हीट को इंक्रीज करता हूं तो नेचुरल है कि यहाँ सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप रिएक्टेंट साइड किसी की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती है और ज्यादा सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है, और सॉल्यूशन ज्यादा बनना मतलब वाटर के अंदर इस सॉलिड का और ज्यादा डिसॉल्व हो जाना। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, हीट जिसमें एब्जॉर्ब की जा रही है, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, हमें कैसे पता चले कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है? इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि जब आप सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है,
कि हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, अब कौन कौन से केसेस में होता है, देखो ये आपने देखा है ग्लूकोज C6H12O6, इसको वाटर में डिसॉल्व करें आप, ठीक है, और वाटर में जैसे ही डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन बनेगा, यहां पर सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन ध्यान रखना कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और कम इसलिए हो जाएगा कि इस प्रोसेस के अंदर हीट को क्या किया जाता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और इस वजह से कंटेनर का जो टेम्परेचर है कंटेनर की हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस कंटेनर में आप ग्लूकोज में वाटर को डिसॉल्व कर रहे हैं उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और आपको ठंडा महसूस होगा। तो अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो यानी वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और हीट इवॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये पता चल गया होगा आपको किस तरह से टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। इसका नेक्स्ट स्टेप देखें। अब सॉलिड के अंदर, सॉलिड को जब आप वाटर में या किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें एक फैक्टर आता है प्रेशर। प्रेशर, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है अगर आप किसी सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं? कोई बता सकता है बेटा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड? सॉलिड को लिक्विड में अगर डिसॉल्व करें तो क्या इफेक्ट होगा इसका? कैन एनीबडी टेल मी? चलिए देखो, एक्चुअली क्या होता है कि सॉलिड जो है वो भी इनकम्प्रेसिबल है और जो लिक्विड है वो भी इनकम्प्रेसिबल है, दोनों ही सब्सटेंस इनकम्प्रेसिबल है, और अगर आप इनको मिक्स करेंगे तो प्रेशर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, उसका कोई मतलब सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल ऑलरेडी पास पास है, सॉलिड के पार्टिकल भी पास पास है। अब अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी जो है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है, इसमें, क्योंकि नेग्लिजिबल है तो इसलिए नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से प्रेशर का जो है वो भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दैट इज, फिर बात करते हैं हम गैस के बारे में, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी। और जैसा मैंने कल बताया था आपको कि एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट से हम पता लगाते हैं कि किसी भी गैस की सॉलिड में, किसी भी गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी जो है वो किस तरह से इफेक्ट होती है। एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब गैस जो है वो लिक्विड के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होगी, ज्यादा डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो अब हम बात करें फैक्टर्स की। तो फैक्टर कौन कौन से जो है इसे अफेक्ट करते हैं, इसे ध्यान से सुने। फैक्टर, पहला फैक्टर हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। जो हम गैस डिसॉल्व कर रहे हैं उसका नेचर और लिक्विड का नेचर किस तरह का है। तो यहां पर आप ये देखिए कि ऐसी गैसेस जो कि लिक्विड के साथ में रिएक्शन कर लेती हैं या लिक्विड में के अंदर आकर के डिसोसिएट हो जाती है या एसोसिएट हो जाती है, तो वो हमेशा इसके अंदर ज्यादा सॉल्युबल होती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं यहां ले रहा हूं अमोनिया, गैसियस फॉर्म में है, और इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं, तो नेचुरल है कि अमोनिया और वाटर दोनों आपस में रिएक्शन करके और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां ये कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कोई गैस वाटर से रिएक्ट करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है, दैट मीन्स वो उसमें सॉल्युबल होगी, ठीक है। या फिर दूसरा, वो डिसोसिएट हो जाती है, जैसे HCl के वेपर्स ले रहे हैं हम। HCl जो है वोलेटाइल गैस है, मतलब वोलेटाइल लिक्विड है, तो उसकी जो वेपर फॉर्म है उसको अगर आप वाटर के अंदर पास करते हैं तो वाटर में पास करने पर ये HCl जो है वो H+ एक्वस और Cl- एक्वस में कन्वर्ट हो गई है। तो जो डिसोसिएट हो जाते हैं, ध्यान रखना, जो गैसेस लिक्विड में जाकर के डिसोसिएट हो जाती हैं वो भी सॉल्युबल होती हैं। तो पहला फैक्टर ये हो गया, ये ध्यान रखना है कि वो सभी गैसेस जो डिसोसिएट हो जाएं, एसोसिएट हो जाएं, या फिर जो रिएक्शन कर ले तो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेती हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लिक्विड के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए, अगर आप किसी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करते हैं, गैस प्लस लिक्विड, ठीक है, गिव्स
सॉल्यूशन। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना, ये मोस्टली क्या होता है, ध्यान रखना बेटा, ये एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। अगर कोई गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो हीट इवॉल्व करती है। और अब अगर मान लीजिए आप इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप इसमें टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो गैस के पार्टिकल ऑलरेडी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसकी देखो एप्लीकेशन भी देख सकते हैं आप, ठीक है, इसकी एक एप्लीकेशन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्वेटिक एनिमल्स को देखा होगा, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ध्यान रखें समर में विंटर के कंपैरिजन में ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि समर के टाइम पर जो टेम्परेचर होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, विंटर में कम होता है। तो जब समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है लिक्विड का, तो गैस की, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ध्यान रखें कि समर में जो एक्वेटिक एनिमल है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, वाटर में। क्यों? तो ध्यान रखें कि समर में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो गैस की सॉल्युबिलिटी है या ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में वो कम हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो नेचुरल है कि वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। एक और इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं, आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वाटर के साथ में या लिक्विड के साथ में CO2 गैस को फिल किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर सील हाई प्रेशर पर इसको बंद कर दिया जाता है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को धूप में रखते हैं या गर्म करते हैं और उसके बाद उसको ओपन करते हैं, तो आप उसमें फिजल आउट होता हुआ नहीं देखते। लेकिन अभी वही चीज अगर आप फ्रीजर में रख रहे हैं और उसके बाद उसको ओपन कर रहे हैं, तो वो फिजल आउट होती है, वो बबल्स बना करके गैस बाहर निकलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो जो गैस है वो इस लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होती है, अंदर तक पूरे में सॉल्युबल होती है। इसको अगर आप कोल्ड एरिया में या कोल्ड प्लेस पर रखते हैं, तो फिर जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते ही क्या होगा, लिक्विड में से ही गैस बाहर निकलेगी और इस वजह से वो क्या होगी, फिजल आउट होगी। लेकिन यही चीज अगर आप ज्यादा टेम्परेचर पर रखते हैं, धूप में रखते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, तो आप देखो इसकी कैप लगा दी हमने और इसको कोल्ड ड्रिंक को आपने धूप में रखा है, तो नेचुरली जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और गैस यहाँ एक कलेक्ट हो जाएगी पूरी बाहर, ठीक है, लिक्विड में नहीं होगी। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो गैस बाहर से निकल जाएगी, लिक्विड में से नहीं आएगी, तो इस वजह से फिजल आउट नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखें कि गैस की हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो ये यस, किसको बेस्ट करते हैं, शेक करते हैं। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, वो वही बात बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो आपने उसको रखा हुआ तो वो गैस यहाँ कलेक्ट है, ऊपर टॉप पर कलेक्टेड है पूरी गैस, आपने इसको शेक किया, शेक करने पर क्या होगा, वो इंटरमिक्स हो जाएगा ना, पूरी गैस जो है वो लिक्विड के अंदर इंटरमिक्स हो गई है। अब आप जैसे ही उसको ओपन अप करेंगे तो जो लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो गई है गैस शेक करने से, तो ओपन अप करते ही वो लिक्विड, जैसे ही उसका प्रेशर कम होगा तो वो लिक्विड में से बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको शेक नहीं करा है, वो आपने उसको थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी रख दिया है, इस तरह मतलब बिना मूवमेंट करे रख दिया है, तो वो गैस पूरी ऊपर कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर, और वो निकलती है तो फिर वो लिक्विड में से नहीं आती है। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं अपन इस पर, प्रेशर का बहुत इफेक्ट पड़ता है इसमें। देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है इसमें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो देखो, किसी गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है उसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, जिनका नाम था हेनरी, और उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको क्या कहा था, हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ से अपन किसी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा ये बता दूं, देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विड है, यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया है, ठीक है, ये एक पिस्टन है और यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जितने ज्यादा गैस के पार्टिकल्स इस लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे, ये लिक्विड है हमारे पास, दिस इज गैस, तो जितने ज्यादा, और ये पिस्टन है,
तो जितने ज्यादा यहाँ पर गैस के पार्टिकल लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे नेचुरलाइज पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ आएगा, और पिस्टन अगर नीचे की तरफ आएगा तो गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, नाउ मोर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल विल कम इन कांटेक्ट विद लिक्विड। अब ज्यादा से ज्यादा गैस के पार्टिकल जो है वो लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे और नेचुरली उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखें कि जो सॉल्युबिलिटी जो है गैस की, सॉल्युबिलिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की टर्म में बात करते हैं कि हेनरी ने इसके बारे में क्या कहा। तो देखो, हेनरी के लॉ जो है उसको दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। एक तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, और एक दूसरा इसको एक्सप्लेन किया जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। तो हम एक बार मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम ये मान लें एक्स बी जो है दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड एट फिक्स्ड टेम्परेचर। किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, और इसे ही ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि भाई जितना मोल फ्रैक्शन किसी गैस का लिक्विड में डिसॉल्व है वो उसकी सॉल्युबिलिटी है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर या फिक्स टेम्परेचर पर। ठीक है, और जो P है, ध्यान रखना P दिस इज प्रेशर ऑफ गैस। ये गैस का पार्शियल प्रेशर है जो गैस किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगा रही है। और हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर यूं कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो मैं कांस्टेंट लगाता हूं जिसे KH से डिनोट कर रहा हूं मैं, और KH जो है ध्यान रखना KH इसे हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। ये हेनरी कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनते हैं इनमें। और अब अगर मैं यहां पर रिलेशन देखूं कि XB और KH में क्या रिलेशन है, KH को मैं उधर ले जाता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं P/KH इक्वल्स टू XB। ठीक है, तो मैं यहाँ ये भी कह सकता हूं कि XB जो है इज इक्वल्स टू 1/KH है, मतलब इसके इनवर्स के इक्वल है, एक तरफ देखा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और KH हेनरी कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना वो इसको अफेक्ट करेगी XB को। अगर किसी गैस के लिए KH की वैल्यू ग्रेटर है, KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर है, तो गैस के मोल फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड में कम डिसॉल्व होंगे। ठीक है, अब हेनरी कांस्टेंट के बारे में भी कुछ कई बार दिया जाता है कि हेनरी कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। हेनरी कांस्टेंट, तो पहली बात तो ध्यान रखना, हेनरी कांस्टेंट जो होता है बेटा KH ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आप तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और मुझे पता है अगर KH की वैल्यू इंक्रीज हुई तो XB की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, XB की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज हमें क्लियर होगी कि सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट हो रही है KH से, क्योंकि KH जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। किसी भी गैस का जो हेनरी कांस्टेंट है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, और टेम्परेचर बढ़ने पर KH की वैल्यू इंक्रीज होती है, साथ में जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिससे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। दूसरी बात जो KH की वैल्यू है, ध्यान रखना डिफरेंट गैसेस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर KH की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है, ध्यान रखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और तीसरा
KH जो होता है, ध्यान रखना, एक ही गैस के लिए सेम टेम्परेचर पर, सॉरी, एक ही गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये चेंज होता है। तो ध्यान रखें, KH इज डिफरेंट फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये जैसे अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि KH जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो ध्यान रखिए KH के कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, KH जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। किसी अलग अलग गैस के लिए अलग अलग सेम टेम्परेचर पर भी, अपन ने क्या लिखा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर या सेम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू अलग होती है। और एक ही गैस के लिए अगर टेम्परेचर अलग अलग हो तो KH की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर से ये इफेक्ट होता है। अब एक चीज और देखें बेटा, कि जो हेनरी लॉ है ये किन किन कंडीशन में एप्लीकेबल है, हमेशा लागू नहीं होता, हमेशा हर गैस पर लागू नहीं होता। तो एक बार अपन इसकी लिमिटेशन के बारे में और बात कर लेते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, लिमिटेशन, हेनरी लॉ के लिमिटेशंस क्या है। पहली लिमिटेशन ये है, हेनरी लॉ उन गैसेस पर एप्लीकेबल नहीं है जो लिक्विड के साथ रिएक्शन कर लेती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ऑन गैसेस, ऑन गैस विच रिएक्ट, ठीक है, विच रिएक्ट विद लिक्विड, जो लिक्विड से रिएक्ट कर लेती है उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये बात कर रहे थे अभी अमोनिया की, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, तो इस पर अगर आप हेनरी लॉ लगाते हैं तो इस पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखें। सेकेंड, इट इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर, हाई, एक सेकेंड, प्रेशर, हाई प्रेशर, ध्यान रखना, हाई प्रेशर पर भी ये एप्लीकेबल नहीं है। अब कोई बताएगा मुझे हाई प्रेशर पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है, कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो हेनरी लॉ जो है वो अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हम। कैन एनीबडी टेल मी बेटा कि प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, अगर हम हेनरी लॉ लगा रहे हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई क्यों नहीं होना चाहिए, वाई प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। ओके, चलो मैं एक बार पूछ लेता हूं रेंडमली किसी से भी। अक्षत झलानी का नंबर आ गया मेरे पास, चलो अक्षत बताएंगे। अक्षत बताएं बेटा, वाई इट इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर आपको क्या लगता है कि हेनरी लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं है? नो आइडिया बेटा, एक तो रेस्पॉन्स दे दिया करो। ओके, देखो हाई प्रेशर पर इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ध्यान रखें, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर तो सॉल्युबिलिटी वैसे ही ज्यादा होती है, फिर आप सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो ध्यान रखें प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, जब आप हेनरी लॉ एप्लीकेबल कर रहे हैं तो समय जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा जो हाई है वो नहीं होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, थर्ड कंडीशन, टेम्परेचर should not be very low, जो आपके पास टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको वो फॉलो करें। और एक और चीज, जो लिक्विड के अंदर आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं उसमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ, नो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा था ना, HCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ और Cl- आयन में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो उस पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है, देयर आर 4 कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है तो वहां पर हेनरी लॉ नहीं लगेगा। और हेनरी लॉ में बेटा ये इक्वेशन ध्यान रखना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है ना, सेकंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान दे लेना। और दूसरी बात बेटा, जो मैंने कल सेकंड पीरियड के अंदर, मतलब सेकंड जो क्लास थी अपनी,
उसमें मैंने जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे उसका वीडियो भी मैंने आपके ऐप पर अपलोड कर दिया है, तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी हो तो वो वहां से भी देख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हेनरी लॉ के बारे में। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर। चलिए देखते हैं वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर, तो देखो वेपर प्रेशर जो है इसको हम कह रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन कैन यू ऐड एनीथिंग इन दिस डेफिनेशन? इस डेफिनेशन में आप कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है? क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम पर। वेरी गुड, ओके ओके, इट शुड बी ऑन इक्विलिब्रियम। तो ये चीज ध्यान रखें, जब हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसमें ये चीज जरूर ध्यान रखें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेपर जब लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। एक चीज और मैं आगे क्लियर कर दूं इसमें, जो हमें आगे बहुत काम में आने वाली है। देखिए मैं यहां पर एक कंटेनर ले रहा हूं और इस कंटेनर में मैंने दो तरह के लिक्विड लिए हैं, एक तो कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। अब हम ये मान लें कि कंपोनेंट ए जो है, ये जो प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है इसे मैं पी ए से डिनोट कर रहा हूं, और बी जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको मैं पी बी से डिनोट कर रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से समझना, आगे वाली पूरी थ्योरी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो पी ए को मैं पार्शियल वेपर प्रेशर कह रहा हूं और पी बी को मैं बी का पार्शियल वेपर प्रेशर कह रहा हूं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और ये ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है। और एक दूसरा ये और समझिए आप, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, केवल एक ही लिक्विड ले रहा हूं। ठीक है, यहां पर केवल कंपोनेंट ए है और यहां एक ही पार्टिकल है केवल, और इसका जो प्रेशर है वो पी नॉट ए है। तो पी नॉट ए क्या है हमारे पास? इट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर है। तो ये टर्म बार बार काम में आएगी, इसलिए मैंने इसको दोबारा से अलग से बता दिया है कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी लिक्विड के सरफेस पर आपके पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं गैसेस की फॉर्म में, तो हर एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इज कॉल्ड इट्स पार्शियल वेपर प्रेशर। उसे आप पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है। और पार्शियल मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये मिक्सचर में है, ए और बी के मिक्सचर के अंदर प्रेशर देख रहे हैं अपन। और अगर मेरे पास केवल प्योर है, इफ आई हैव ओनली प्योर फॉर्म ऑफ ए, तो इन दैट केस द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। और उस कंडीशन में मैं पी नॉट लगाऊंगा, तो ऊपर अगर ये नॉट लगा रखा है पी के, तो ध्यान रखना वो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, ये चीज बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान रखना क्योंकि अब ये आगे काम में आने वाली है। ठीक है, प्योर फॉर्म में और पार्शियल दो अलग अलग चीजें हैं। पार्शियल मिक्सचर के लिए आता है, किसी मिक्सचर के अंदर वेपर प्रेशर किसी एक कंपोनेंट का, और प्योर फॉर्म में जो है वो केवल एक ही हमारे पास में अगर लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर राउल्ट्स लॉ की, वेपर प्रेशर से रिलेटेड है राउल्ट्स लॉ। तो देखिए राउल्ट ने जो लॉ दिया था, एक्चुअली ये लॉ क्या था, सिंपल सी टर्म है, इसको आपको वर्ड में लिखना है। जैसे पी ए is directly proportional to XA and PB is directly proportional to XB। अगर मैं इसको वर्ड्स में बोल देता हूं तो ध्यान रखना ये राउल्ट का लॉ है। और वर्ड में क्या है ये देखो, मैं ऐसा मान रहा हूं कि हमारे पास कोई लिक्विड जो है उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, दोनों ही वॉलेटाइल हैं। मैं लिख देता हूं for a solution having two volatile components, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। यानी वॉलेटाइल कंपोनेंट का मतलब है वो कंपोनेंट जो वेपर की फॉर्मेशन करते हैं, जो वेपर बनाते हैं। ठीक है, जैसे वाटर और अल्कोहल, अगर आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो वाटर भी गर्म करने पर वेपर की फॉर्मेशन करेगा, अल्कोहल विल आल्सो फॉर्म वेपर। तो दोनों ही वेपर बनाएंगे तो दोनों
आपके पास में एक ए कंपोनेंट हो गया, एक बी कंपोनेंट हो गया। तो अब हम इसको वर्ड में क्या बोले, वर्ड में इस तरह बोल सकते हैं हम इसे कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है ना, जैसे partial vapor pressure of a component is directly proportional to the mole fraction of that component। ठीक है, इसी तरह दोनों के लिए मैंने ये चीज लिखी है। तो ये आपके पास में राउंड लो है। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट चाहिए मुझे, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए लिखूंगा इसे मैं, और इसे लिखूंगा पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो यहां पर जो पी नॉट ए लिखा है ना, मैंने इसे कांस्टेंट माना है। इसे कांस्टेंट क्यों माना है, पी नॉट ए को कांस्टेंट क्यों माना है, क्योंकि किसी भी लिक्विड का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। इसलिए उसको मैं प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर कह रहा हूं। ठीक है, तो जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा रहे हैं तो कांस्टेंट लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में इसको राउंड लॉ की फॉर्म में डिफाइन किया गया है। अगर आप इसको भी वर्ड्स में लिखते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इन दोनों में से किसी को भी अगर आप राउंड लॉ की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे सही माना जाएगा। ध्यान रखें, दोनों ही राउंड लॉ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है, पी टोटल, तो पीटी इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, पी ए प्लस पीबी लिखूंगा यहां पर। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट ए और बी के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। अब पी टोटल को थोड़ा और सॉल्व करें तो पी ए क्या आ जाएगा आपके पास, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करें इसे, तो अब हमें पता है कि एक्स ए जो है इट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी होता है। ठीक है, ये चीज हम कल देख चुके हैं कि ए और बी जो मोल फ्रैक्शन है इनका सम जो है वो हमेशा 1 होता है। तो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो देखिए पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। एक स्टेप और सॉल्व कर लें तो यहां पर पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, पी टोटल इक्वल्स टू, इनको चेंज कर लें, पी इसको इधर लिया है टर्म को, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। और अब अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा, पी टोटल पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो इधर लिया है, ओके, पी नॉट बी कॉमन आ गया और यहां आ गया एक्स बी। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास में केवल एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो तो। मैंने देखो इस फॉर्मूले को सॉल्व क्यों किया, उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए ना, कि मैं यहां पर भी वैल्यू पुट कर सकता था इसकी। ठीक है, मैंने इसको यहां तक क्यों पहुंचाया, यहां तक पहुंचाने का रीजन ये है कि यहां पर मेरे पास 2 मोल फ्रैक्शन है, ए और बी, और यहां पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया केवल एक मोल फ्रैक्शन में, बी के मोल फ्रैक्शन में। तो अगर केवल एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपके पास में है तो भी आप इस फॉर्मूले को यूज में लेकर टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, आप इस फॉर्मूले से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बुक्स में मोस्टली इसको वहां तक सॉल्व किया गया है, तो मैंने बता दिया कि वहां तक हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। बाकी टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं कि अगर ए और बी दोनों का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों के पार्शियल, दोनों के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिए हुए हैं, तो इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से आप किसी से भी टोटल वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी इसके अंदर कि राउल्ट फर्स्ट लॉ जो है उसको किस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और आती है राउल्ट लॉ में,
जैसे अभी हमने जो बात की थी बेटा, इसमें हमने बात की थी कि दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट थे, मतलब ये किस तरह के सॉल्यूशन के लिए अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया है, ये उस तरह के सॉल्यूशन के लिए है जिसमें दोनों वोलेटाइल है, जैसे एक तो वाटर है और एक अल्कोहल है, तो दोनों ही वोलेटाइल होते हैं, दोनों वेपर बनाते हैं गर्म करने पर। अब अगर मान लीजिए हमने किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट लिए, एक कंपोनेंट तो वेपर बना रहा है और दूसरा कंपोनेंट वेपर नहीं बना रहा, जैसे वाटर में आप सॉल्ट डिसॉल्व कर देते हैं, तो वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करने पर हमें पता है वाटर तो वेपर की फॉर्मेशन करता है, बट सॉल्ट वेपर की फॉर्मेशन नहीं करता है, तो उस कंडीशन में वेपर केवल एक ही कंपोनेंट बना रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। देखिए दूसरी कंडीशन है राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो, जैसे NaCl डिसॉल्व हो, तो NaCl वेपर नहीं बनाता है। तो अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था, देखिए हमने पढ़ा कि P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB, यही पढ़ा हमने कि हमारे पास अगर दो कंपोनेंट है तो टोटल वेपर प्रेशर जो है दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि जैसे एक तो PA है आपके पास, जो तो वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर है, ठीक है ना, वाटर के लिए यूज में ले रहे हैं, और PB जो है मैं वो NaCl के लिए यूज में ले रहा हूं। ठीक है, दो अलग अलग कंपोनेंट है अपने पास। तो मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसका जीरो होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन ज्यादा ध्यान दे रहा है, कोई भी किसी से भी पूछ लेते हैं अपन। ठीक है, ओके, तो राहुल